नमस्कार विद्यार्थियों। सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, दैट इज़ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में आपका स्वागत है। पहली यूनिट है ट्रांसलेशन, इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस एंड अबाउट नेचर ऑफ ट्रांसलेशन ऑल्सो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसका क्या स्कोप। तो हम फर्स्ट यूनिट का पहला भाग इस वीडियो में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है कंटेंट सारा समझ में आएगा। कुछ क्वेरी रहती हैं तो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन क्या है, अनुवाद किसे कहते हैं, यह समझना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिट का पहला भाग ही है ट्रांसलेशन। ये स्लाइड जो है, सारी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हैं डॉक्टर सुमित कुमारी दैया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, श्री एलन हिंदू कॉलेज रोहतक। ये हमारा पूरा एफर्ट रहेगा कि विद्यार्थियों को इससे भरपूर लाभ मिले और वो पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का महत्व समझ पाएँ। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है। वी कैन से दैट ट्रांसलेटर्स आर कल्चरल एम्बेसडर्स. It is one of the most important and worthy activities. We know very well that everything has its own strength and limitations. Translation has also some limitations. But before that, let's we understand that what is translation. मतलब हम कह सकते हैं कि एक अनुवादक जो है वो किसी भी भाषा का, एक संस्कृति का राजदूत होता है, और यह ट्रांसलेशन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, और इसमें हमें गुणों का भी ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हर चीज़ की कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, मतलब कुछ कमियां और कुछ गुण होते हैं। ट्रांसलेशन के भी कुछ अपनी कमियां हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांसलेशन है क्या। इसकी कमी और गुण को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, अनुवाद किसे कहते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ट्रांसलेटर जो है, जो अनुवादक है, उसको ट्रांसलेशन करने से पहले उस भाषा की, उस संस्कृति की अत्यंत जानकारी होने की ज़रूरत है, और इसीलिए उसको जो है कल्चरल एम्बेसडर, मतलब कि सांस्कृतिक राजदूत भी कहा जाता है किसी भी ट्रांसलेटर को, किसी भी अनुवादक को। यह हमें अच्छे से समझना होगा कि ट्रांसलेशन की कुछ जो लिमिटेशंस भी हैं, तो कुछ खूबियाँ भी हैं। और इससे पहले ट्रांसलेशन के बारे में समझते हुए हमें यह भी जानना होगा कि किसी भी ट्रांसलेशन को हम जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो उसका जो मतलब है वो बदलना नहीं चाहिए। यह एक बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, पूछते हैं ट्रांसलेशन क्या है, अनुवाद क्या है, यह जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ट्रांसलेशन जो है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। ट्रांसलेशन है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शब्दों को या किसी भी टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, और यह अनुवाद जब हम करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन ओरिजिनल टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज, एक ट्रांसलेटर की जो है अत्यंत जो है कोशिश रहती है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको जब दूसरी भाषा के टेक्स्ट में बदल दिया जाता है, जब यह प्रक्रिया करी जाती है, तो उसमें जो है ओरिजिनलिटी जो है किसी भी टेक्स्ट की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो हम ट्रांसलेशन को यानी कि अनुवाद को कह सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी भाषा के शब्दों को, किसी भी भाषा के टेक्स्ट को जो है दूसरी भाषा में बदल दिया जाता है,
और इसी प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं या अनुवाद कहते हैं। आइए फिर से समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन ओरिजिनल टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम शब्दों को, टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलते हैं और उसमें टेक्स्ट की ओरिजिनलिटी को जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाना चाहिए। यह होती है ट्रांसलेशन। अब हम आते हैं कि एक ट्रांसलेटर जो है उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए। एक ट्रांसलेटर अच्छा होगा तभी तो ट्रांसलेशन ठीक से हो पाएगी। अ ट्रांसलेटर मस्ट हैव गुड राइटिंग स्किल्स अबव एवरेज इन द टारगेट लैंग्वेज। एक जो ट्रांसलेटर है, एक अनुवादक है, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम से कम अबव एवरेज तो ज़रूर ही होनी चाहिए। इन द टारगेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर रहा है, कम से कम उस भाषा में तो उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ए ट्रांसलेटर मस्ट हैव एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल्स, ही मस्ट बी विलिंग टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। एक ट्रांसलेटर के अंदर बहुत एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए कंप्यूटर को लेकर। उसको हमेशा जो है कम से कम उसके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए कि वो नई तकनीक को सीखने की इच्छा शक्ति रखता हो। ए ट्रांसलेटर मस्ट बी फैमिलियर विद द मेन टाइप्स ऑफ टेक्निकल ट्रांसलेशन, फुल लेंथ रिटन ट्रांसलेशन, इनोवेटिव एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसलेशन, एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ पेटेंट्स एट्सेट्रा। एक ट्रांसलेटर जो है वो मेन टाइप की जो टेक्निकल ट्रांसलेशन है, टेक्निकल शब्दावली है, उसके बारे में जानता हो। अलग अलग तरीके की ट्रांसलेशन होती है, जैसे कि फुल लेंथ रिटन ट्रांसलेशन है तो उसके लिए अलग तरह की ट्रांसलेशन का ज्ञान होना की आवश्यकता है। एनोटेटिव है, एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसलेशन है, मतलब कि सारांश रूपी ट्रांसलेशन अगर लिखनी है, पूरे के पूरे एक आर्टिकल की ट्रांसलेशन करनी है, इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन को एक्सप्रेस करना है, ट्रांसलेशन अगर पेटेंट्स की लिखनी है, तो हर एक तरह की ट्रांसलेशन के लिए अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। पेटेंट के लिए अगर ट्रांसलेशन करनी है तो उसके लिए हमें जो शब्दावली का यूज़ करना होगा, टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना होगा, वो अपने आप में एक अलग तरीके की होगी। अ ट्रांसलेटर मस्ट हैव गुड बिजनेस स्किल्स विच इंक्लूड्स नेगोशिएटिंग, प्राइसिंग, मार्केटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। एक ट्रांसलेटर के अंदर अच्छे बिजनेस स्किल्स होने की अत्यंत आवश्यकता है, मतलब कि जो व्यवसाय से संबंधित कौशल होता है, जिसमें कि नेगोशिएशन आती है, प्राइसिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाएगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा बिज़नेस को लेके, ये सब जो है नॉलेज, इस तरह की नॉलेज और इस तरह की टर्मिनोलॉजी की नॉलेज ट्रांसलेटर के पास होनी ज़रूरी है। उसके बिना ट्रांसलेशन संभव नहीं हो सकती है। अ ट्रांसलेटर मस्ट गेट अलोंग वेल विद अदर्स। दूसरों के साथ जो है वो ठीक से अपना संबंध बना के चलेगा तो ट्रांसलेशन आसान हो जाती है। अ ट्रांसलेटर शुड हैव अ डीप इंटरेस्ट टू द लैंग्वेजेस ही वर्क्स विद। जिस लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रहा है तो उसका उसमें इंटरेस्ट होना, रुचि होना, गहरी रुचि होने की अत्यंत आवश्यकता है। उसके बिना ट्रांसलेशन का हो पाना अत्यंत, मतलब कि हम कह सकते हैं, हो नहीं पाएगी। देर इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल लाइबिलिटी ऑफ द टेक्निकल ट्रांसलेटर। एक ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और लीगल लाइबिलिटी भी बन जाती है ट्रांसलेटर की, इसलिए हमने कहा कि टर्मिनोलॉजी जो है वो ट्रांसलेटर को आनी बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बोलते हैं कि ट्रांसलेशन की आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत है अनुवाद करने की। We need translation for reaching out to a greater audience through various forms of writings and processes that exist within cultures. Every culture represents a language at hand which must be translated for a wider audience. हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है, बहुत सारी तरीके की राइटिंग्स को लेके और प्रोसेसेस को लेके जो किसी एक सभ्यता में एग्जिस्ट करती है। किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता की अपनी एक अलग से भाषा होती है किसी भी संस्कृति की, तो वो भाषा में जब कोई काम होता है तो दूसरी भाषा के लोग, दूसरी संस्कृति के लोग उसको नहीं जान पाएंगे अगर ट्रांसलेशन का काम नहीं किया जाएगा। तो अनुवाद की प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छा काम करती है कि जो कोई नॉलेज एक संस्कृति की लैंग्वेज के द्वारा कुछ लिखा जाता है तो दूसरी संस्कृति,
दूसरी लैंग्वेज, दूसरी भाषा को फॉलो करने वाले लोग भी अगली संस्कृति वाली भाषा को जो है पढ़ सकते हैं अनुवाद के माध्यम से, और वहाँ की संस्कृति को, वहाँ नई नई जो खोज हो रही हैं, जो नई चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए जो है ट्रांसलेशन की आवश्यकता है। आज के युग में तो ट्रांसलेशन का बहुत ही अधिक महत्व हो गया है, क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं। मतलब कि आज हम जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को पार करते हुए बहुत ही जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। आज के दिन कहा जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति किसी एक देश में ब्रेकफास्ट लेता है, नाश्ता लेता है, तो लंच वो दूसरे देश में लेता है और डिनर तीसरे देश में लेता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी आसान हो गया है, और अलग अलग जगह पर इंसान बिज़नेस के लिए भी जाता है, पढ़ाई के लिए भी जाता है, तो वहाँ पर ट्रांसलेशन के थ्रू वह वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसलिए नीड ऑफ ट्रांसलेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन क्या है। क्या ज़रूरत है हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन की? मतलब ट्रांसलेशन में गुणवत्ता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना ट्रांसलेशन की जो हम कहेंगे कि उसको माना नहीं जाएगा, अगर गुणवत्ता परक वो नहीं होगी तो। ट्रांसलेशन में अगर हम क्वालिटी को नहीं लाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इट मस्ट बी मैनी थिंग्स। हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन से क्या मतलब है? ईज़िली अंडरस्टूड, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। वेल रिटन, अच्छे से लिखी गई हो कि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़े, साधारण तरीके से समझ में आ जाए, इस तरीके से उसको लिखा जाना चाहिए। यह नहीं कि ट्रांसलेशन किया गया है तो उसको जटिल बना दिया जाए, कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि साधारण वाक्यों से ही उसको ट्रांसलेट किया जाए। थर्ड पॉइंट, ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल एज वेल एज द मीनिंग। जो ओरिजिनलिटी है एक लैंग्वेज की, जिससे दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि उसकी ओरिजिनलिटी और मीनिंग जो है वो चेंज ना हो। जो उसका मतलब है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, ट्रू टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो हम वहाँ की हिस्ट्री को और वहाँ की कल्चर को बदल डालें अनुवाद करते समय। जो वहाँ का इतिहास रहा है उस भाषा का और वहाँ की संस्कृति का, उसको नहीं बदलना चाहिए। जैसा भी कोई नॉवल या ड्रामा है, सपोज़ उसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि उसमें हम अपनी संस्कृति को घुसा देंगे, अपनी इतिहास को घुसा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, एबल टू मेक एक्सप्लिसिट दैट विच इज़ इम्प्लिसिट इन द ओरिजिनल विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मीनिंग। मीनिंग को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, मीनिंग वही रहना चाहिए जो कि प्रीवियस लैंग्वेज का रहा है जब हम उसको ट्रांसलेट करने लगते हैं। अब जैसा कि हमने कहा था कि हर चीज़ की कोई लिमिट्स भी होती हैं, तो लिमिट्स क्या हैं ट्रांसलेशन की, ये हम अब डिस्कस करते हैं। मतलब कि क्या कमियां हैं ट्रांसलेशन के लिए करते हुए। सम वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट, लाइक गुजराती वर्ड चंद्रमुखी। अगर हम बात करें कि कुछ शब्द हैं, जैसे कि गुजराती का शब्द है चंद्रमुखी, या हिंदी में भी है, इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो चंद्रमुखी के लिए एज सच हम कहेंगे कि कोई भी शब्द नहीं है इंग्लिश में। अगर हम इसको ट्रांसलेट किसी और तरीके से करके इसका हम बना भी लेते हैं तो वो भाव नहीं आ पाएगा जो चंद्रमुखी पढ़ने में आता है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन रहती है ट्रांसलेशन की। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ सम थिंग्स आर डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट, लाइक लड्डू दैट इज़ स्वीट बॉल। कुछ चीज़ें हैं जिनकी ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें, एक मिठाई है लड्डू जो कि बूंदी से बनता है, उसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हो सकता है कोई इंग्लिश पर्सन उसको स्वीट बॉल कहेगा। तो स्वीट बॉल और लड्डू में बहुत दिन रात का अंतर आ जाता है। स्वीट बॉल सुनने में लड्डू का भाव नहीं दे पाएगा, ये भी एक हम लिमिटेशन कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें साड़ी का पल्लू, तो पल्लू जो है उसकी इंग्लिश में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है। उसके लिए अगर हम पीस ऑफ साड़ी की बात करें तो वो भाव नहीं आ पाएगा जो पल्लू शब्द में है। सेंटेंस पैटर्न्स आर डिफरेंट इन एवरी लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंड गुजराती। जो वाक्य बनाने का एक तरीका है, पैटर्न है, वो अलग अलग होता है हर भाषा में। जैसे कि इंग्लिश में हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया आएगी और फिर ऑब्जेक्ट कर्म आएगा। यहाँ पर लेकिन गुजराती और हिंदी में क्या होता है, कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और फिर जो है क्रिया आती है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि चेंज है ट्रांसलेशन के टाइम पर। जैसे कि हम आजकल देखते हैं डब्ड फिल्में होती हैं, साउथ इंडियन फिल्म है या इंग्लिश फिल्म है, उसको जब हिंदी में डब करके दिखाते हैं, तो जब कैरेक्टर कोई डायलॉग बोलता है तो उस डायलॉग में हम देख पाते हैं कि वो जो सेंटेंस बना रहा है वो ठीक नहीं होता है हिंदी भाषा के हिसाब से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश में जो सेंटेंस पैटर्न है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि हिंदी में सेंटेंस पैटर्न बन जाता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुवाद करते समय हमारी जो कमियां रह जाती हैं वो कई चीज़ों को लेकर हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है तो उसकी एज सच ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में नहीं मिलती है, उसका दूसरा शब्द भाषा में नहीं मिलता है, तो उसको जब हम ट्रांसलेट करते हुए लिखते हैं तो वो भाव नहीं आ पाता है, और सेंटेंस पैटर्न भी सेम नहीं आ पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन रह जाती है ट्रांसलेशन की। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन की क्या ज़रूरत है हमें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज के दिन क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं, तो वहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने भी जाते हैं, बिज़नेस भी करने जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेटर का रोल बहुत बढ़ जाता है, टूरिज़्म इंडस्ट्री में ट्रांसलेटर का रोल बहुत बढ़ जाता है, अनुवादक का रोल। और साथ में हम अगर कहें एयरलाइंस में भी ट्रांसलेटर्स की बहुत पोस्ट्स निकलने लगी हैं अब। क्रूज़ पर अगर आप जाते हैं तो ट्रांसलेटर की, अनुवादक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न कंट्रीज़, विभिन्न देशों के लोग होते हैं। तो एक ट्रांसलेटर जो है वो एक दूसरे की बात को जो है सामने रख सकता है। इसी प्रकार जब कोई एक देश का राजदूत दूसरे देश में जाता है तो वहाँ भी ट्रांसलेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। होटल जो व्यवसाय है, होटल व्यवसाय, वहाँ भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता बहुत अधिक है। एक ट्रांसलेटर अगर गाइड है तो उसको बहुत ही फ़ायदा होता है कि वो टूरिस्ट को उसकी भाषा समझते हुए, अपनी भाषा से अवगत करवाते हुए वो अपनी स्थानों को जो है घुमा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन और टूरिज़्म का तो बहुत ही गहरा नाता है। टूरिज़्म के व्यवसाय में जो लोग हैं, अगर उनको ट्रांसलेशन आती है, ट्रांसलेशन सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ही नहीं होती है, विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं। आजकल तो स्कूलों में भी जो है ट्रांसलेशन को लेकर जो है डिप्लोमा कोर्सेज़ शुरू करवा दिए गए हैं, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जर्मन और ना जाने कितनी ही भाषाएं सिखाई जा रही हैं। ट्रांसलेशन और टूरिज़्म अगर वर्किंग टुगेदर टू ऑफ़र बेटर सर्विसेज, अगर ये इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो बहुत ही अच्छी सर्विसेज, सेवाएं दे सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि हर किसी चीज़ का कोई एक स्पेशल दिन मनाया ही जाता है, तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार हमारा जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सितंबर 30, 2020 को है, तो इसलिए यहाँ पर जो है स्लाइड में सेव द डेट लिखा गया है, ताकि आपको याद रहे, चूँकि आप इस कोर्स में अब एंटर कर चुके हैं तो ये हमें पता ही होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं और ये दिन कब मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन. The English word translation has been derived from the Latin word translation, which itself comes from trans and latum, together meaning a carrying across or a bringing across. जो ट्रांसलेशन शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि शब्द है ट्रांसलेशन। ट्रांस एंड लेटम दोनों को मिला के ट्रांसलेशन बनाया गया है, जिसका मतलब है अ कैरिंग अक्रॉस और अ ब्रिंगिंग अक्रॉस, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठे लेके चल पड़ना। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द बिजनेस ऑफ कैरिंग अक्रॉस अ मैसेज और रिटन कंटेंट फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड फ्रॉम वन लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज, टू अ डिफरेंट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। हम यह भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि यह एक व्यवसाय है कि कोई भी एक मैसेज है, कोई भी एक संदेश है, कोई भी लिखित है, जिसको कि एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में हमें कन्वर्ट करना है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, कि एक सोर्स लैंग्वेज होती है जिससे हम दूसरी भाषा में, टारगेट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। It can happen within the same language, from one dialect to another dialect, or from one form to another, or between languages.
यह जो है एक भाषा में भी हो सकता है और एक भाषा से दूसरी भाषा में भी हो सकता है। एक भाषा में ही कैसे होगा कि जब एक डायलेक्ट बोला जाता है कि हर एक भाषा में आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है और हर राज्य की जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, वहाँ भी थोड़ा सा डायलेक्ट हिंदी का चेंज हो जाता है। अगर उसी चीज़ को हम समझाने लग जाएं तो उसको हम कहेंगे कि विद इन द सेम लैंग्वेज, मतलब कि एक डायलेक्ट से दूसरे डायलेक्ट में फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर उसको चेंज किया जाता है, या फिर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसको डाल दिया जाए, तो यह बोला जाएगा कि ये ट्रांसलेशन ही है। It is best seen as a communication process where the transfer of a message or written content from one language into a new language takes place। ये भी देखा गया कि एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस है जहाँ पर जो है भाषा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाल दिया जाता है। Translation is the communication of the meaning of a text in a source language into a comprehensive version of target language without causing any loss to the original message। तो ट्रांसलेशन एक संचार का ऐसा माध्यम है जो कि टेक्स्ट को एक नया एक मीनिंग दे देता है। कैसे कि सोर्स लैंग्वेज है, मान लो इंग्लिश से हमने हिंदी में करना है तो हमारी सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है और टारगेट लैंग्वेज हिंदी हो गई है। तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो ओरिजिनल मैसेज इंग्लिश में है उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हुए उसका कोई लॉस नहीं होना चाहिए। जो मैसेज उसमें दिया गया है वही जो है हिंदी भाषा में होना ही चाहिए। तो ये जो है ट्रांसलेशन इसलिए जो है कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम भी है। इट इज़ ऑफन थॉट दैट इफ़ one is a bilingual he or she can be a good translator which is not the truth। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई बाइलिंगुअल है, दो भाषाएं बोलता है तो वो गुड ट्रांसलेटर हो सकता है। ये सच्चाई नहीं है। पीपल हैविंग गुड कम्युनिकेटिव एंड राइटिंग एक्सपीरियंसेस इन बोथ द लैंग्वेजेस कैन बी गुड ट्रांसलेटर्स विच इंक्लूड्स देयर बीइंग बाइलिंगुअल्स। अगर कोई इंसान गुड कम्युनिकेटिव और राइटिंग एक्सपीरियंस रखता है दोनों ही लैंग्वेजेस में तो वो एक अच्छा ट्रांसलेटर हो सकता है। और इसमें हो सकता है वो बाइलिंगुअल हो भी और हो सकता है वो बाइलिंगुअल ना भी हो। While translating, a translator discovers the meaning of a text behind the forms in the source language and reproduces the same meaning in the target language with the form and structure available in the target language. The form changes, but the meaning or sense or message remains the same. Nowadays, we find translators using computers to translate one language into another, but human beings still play the major role in deciding the final output। ट्रांसलेशन करते समय एक ट्रांसलेटर यह खोज करता है कि जो टेक्स्ट का मीनिंग है किसी भी तरीके से जो है सोर्स लैंग्वेज में से वो टारगेट लैंग्वेज में एज सच यूं का यूं ही जाना चाहिए, वह बदल नहीं जाना चाहिए, ताकि जो है उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो उसका तात्पर्य है वो बदले ना। आजकल हम देखते हैं कि अनुवादक जो हैं वो कंप्यूटर को भी यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलेट करते हुए। ये आपने भी देखा होगा कि फ़ोन्स में भी ये जो फैसिलिटी है वो आजकल है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं आज के दिन भी मेजर रोल ही प्ले कर रहे हैं फाइनल आउटपुट निकालने में। आपने देखा होगा जब आप ट्रांसलेशन करते हैं कंप्यूटर या फ़ोन के द्वारा वर्बली या रिटन फॉर्म में तो कुछ गलतियां निकलती ही हैं जो कि हमें मैनुअली ठीक करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि उसमें फुली वो करेक्ट नहीं होता है बहुत बार। While translating images, metaphors, and emotive expressions in literary texts, computers cannot replace human beings. Translating is more than simply looking up a few words in a dictionary। जब ट्रांसलेट हम करते हैं किसी इमेज की, किसी भी मेटाफर की, सिमिली की, जहाँ पर हम ये करते हैं किसी से कंपैरिजन करते हुए उसकी तुलना करते हैं, जब भी हम कोई इमोटिव एक्सप्रेशन मतलब कि भावनाओं से संबंधित अपनी कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं लिटरेरी टेक्स्ट में, मतलब कि साहित्य के टेक्स्ट में, तो वहाँ पर कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ट्रांसलेशन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमें बस डिक्शनरी में देखना है। ट्रांसलेशन उससे बढ़कर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मांगती है और सिर्फ डिक्शनरी देख के कुछ लिख देना ही ट्रांसलेशन नहीं होता है। We cannot confine translation to one or two definitions. It is elastic in nature and depends upon the person who does the translation. It differs from language to language and from culture to culture. Hence, it is not as easy as it is thought to be. While trying to be a different version of the original, it maintains its own uniqueness and identity of its own.
In the next section, we will discuss the nature of translation, responsibilities of a translator, and the complexities involved in the process of translation. हम जो है ट्रांसलेशन को एक या दो डेफिनेशंस में जो है नहीं बांध सकते हैं कि यही होती है ट्रांसलेशन, बस हमने बोल दिया और कह दिया कि ये ट्रांसलेशन होती है, ऐसा नहीं है। ट्रांसलेशन इज़ इलास्टिक इन नेचर, मतलब कि इलास्टिक क्या होती है कि जितना खींचो वापस उधर अपनी जगह ले लेती है वो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर खींचकर हम उसको ले जा सकते हैं अपनी साइज़ के हिसाब से। तो उसी तरीके से डेफिनेशन जो है ट्रांसलेशन की वो हर इंसान के हिसाब से चेंज हो जाती है, हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है जो ट्रांसलेशन करता है कि वो कैसे डिफ़ाइन करेगा ट्रांसलेशन को। कल्चर टू कल्चर भी वो वेरी करती है। फिर हम दोबारा से अगर बात करें डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोमन जैकबसन एक लीडिंग लिंग्विस्ट हैं, नोटेड एक्सपर्ट भी हैं ट्रांसलेशन के सब्जेक्ट में। ही डिफाइंड ट्रांसलेशन एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ सम अदर लैंग्वेज। उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है ट्रांसलेशन को कि जो बोले जाते हैं हमारे द्वारा साइंस, सिंबल्स, साइंस मतलब कि चिन्ह, उनको इंटरप्रेट जब हम कर देते हैं दूसरी अदर लैंग्वेज में तो उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसलेशन को एक या दो डेफिनेशन में हम डिफ़ाइन बांध कर नहीं रख सकते हैं, तो ये सब की अपनी अपनी थोड़ी सी अलग से थ्योरीज आ जाती हैं कि वो किस तरीके से ट्रांसलेशन को लेते हैं। तो ये रोमन जैकबसन ने बताया कि किसी भी वर्बल साइन को जब हम जो बोलते हैं हम कोई भी चिन्ह, तो उसकी जब इंटरप्रेट कर दिया जाता है दूसरी लैंग्वेज में तो उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। Through this process of translation, texts in one language are transformed into texts in another language with the same meaning. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस प्रोसेस से जब अनुवाद किया जाता है इस प्रक्रिया से, तो क्या होता है कि एक भाषा का टेक्स्ट जो है, जो भी लिखा गया गद्य है, पद्य है, कविता है, उसको जब दूसरी भाषा में हम ट्रांसफॉर्म करके लिखते हैं, बदल कर लिखते हैं, तो उसका जो तात्पर्य है, जो मीनिंग है, वह सेम ही रहना चाहिए, वह नहीं बदलना चाहिए। नहीं तो हमारा ट्रांसलेशन का जो मकसद है वो वहाँ पर समाप्त हो जाता है, अगर हम उसकी ओरिजिनलिटी को और उसकी जो मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है, उसको अगर हम बदल देते हैं तो। These materials range from the isolated words in a language to the complex network of sentences of philosophical texts. ये जो मटेरियल होते हैं जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो वो एक भाषा में कुछ आइसोलेटेड शब्द होते हैं। आइसोलेटेड कौन होता है? जो अकेला रहता है। तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेंटेंसेस जो है फिलोसफिकल टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। मतलब कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कम इस्तेमाल होते हैं एक भाषा में, लेकिन हो सकता है उसी प्रकार के शब्द दूसरी भाषा में अधिक यूज़ किए जाते हों। और फिलोसफिकल टेक्स्ट है। अब हर भाषा में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से उसको चेंज कर रहे हैं। साइंस का ट्रांसलेशन है, आर्ट्स का ट्रांसलेशन है, हम कौन सा ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पेटेंट से रिलेटेड है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल भाषा से संबंधित है, तो वो वहाँ पर चेंज हो जाता है उस हिसाब से। तो इसलिए हमें जो है इस तरीके की टर्मिनोलॉजी का पता होना ज़रूरी है। Some scholars define translation as an art or craft and some others call it science. कुछ scholars, कुछ जो बहुत ही स्कॉलर्स हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो ट्रांसलेशन को कहते हैं कि ये एक आर्ट है, क्राफ्ट है, कुछ कहते हैं कि ये साइंस है। It is called an art as all good translations are expressions of the creative urge of the translators. इसको आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि अच्छी ट्रांसलेशन के लिए जो है एक बहुत क्रिएटिविटी की आवश्यकता है ट्रांसलेटर के अंदर, ताकि वो अपनी चीज़ों को व्यक्त कर पाए, शब्दों को व्यक्त कर पाए एक भाषा से दूसरी भाषा में, कोई भी एक्सप्रेशन उसको अगर व्यक्त करने हैं तो। लाइकवाइज इट इज़ ए साइंस बिकॉज ऑफ द टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व इन इट्स प्रोसेस। इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये साइंस भी है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम चेंज करते हैं तो हम देखेंगे कि सेंटेंस पैटर्न क्या है दूसरी भाषा का, उस तरीके से हमें करना होगा। टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कि क्या जटिलताएं आती हैं, किस तरीके से हम एक भाषा की ग्रामर को दूसरी भाषा की ग्रामर में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जो कि काफ़ी साइंटिफिक है। इसलिए बहुत से स्कॉलर्स इसको आर्ट और क्राफ्ट और साइंस भी कहते हैं। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि ट्रांसलेटर को बहुत क्रिएटिव भी होना चाहिए और उसको जो है ग्रामर का ध्यान भी रखना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है ट्रांसलेशन को प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर।
तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी यही बोला कि ट्रांसलेशन क्या है कि एक भाषा के शब्दों से दूसरी भाषा के शब्दों को में चेंज कर देना इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस द dawn of civilization we human beings have been using language to translate our thoughts and ideas. We use a set of symbols or codes to communicate or transfer an idea or thought or a feeling to the person. ट्रांसलेशन इतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मानव सभ्यता। जब से सभ्यता का उदय हुआ है तो हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो मानव हैं, हम जो अपनी एक भाषा को दूसरी भाषा में जो है कन्वर्ट करते आ रहे हैं, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को। हम बहुत सारे सिंबल्स और कोड यूज़ करते हैं, करते रहे थे पहले भी और अब भी कर रहे हैं। हम कम्युनिकेट करते हैं अपने विचारों को दूसरे पर्सन तक, और विचारों को ही नहीं, अपनी भावनाओं को भी। कम्युनिकेशन में जब हम उससे बात कर रहे होते हैं तो हेयर टू वी हैव ट्रांसलेशन। यहाँ भी अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं, तो यह भी कम्युनिकेशन है और यह ट्रांसलेशन का ही एक हिस्सा है। इन दिस सेंस वी ट्रांसलेट एवरी डे। With the evolution of human society, we became more anxious to know about the thoughts and feelings of people in distant places. इस तरीके से क्या है कि हम जो है दिन प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन हम ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को व्यक्त करते रहते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। और जैसे जैसे हमारा मानव की जो समाज है जो विकसित हुआ, उसके साथ साथ हम लोग जो है एंग्शियस हो गए कि हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो हमसे दूर जगह पर रहते हैं। हैंस वी यूज़ टू सेट्स ऑफ सिंबल्स एंड कोड्स टू ट्रांसफ़र द थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ पीपल स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज टू आवर ओन लैंग्वेज। तो इस तरीके से हमने क्या बनाना शुरू कर दिया कि 2 सेट बनाने शुरू कर दिए, सिंबल्स बनाने शुरू कर दिए, कोड बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि हम अपनी भाषा से दूसरी भाषा में जो है अपनी बात को कह पाएँ या फिर दूसरी भाषा को अपनी भाषा में समझ पाएँ। दिस गेव राइज टू ट्रांसलेशन एज वी वर एंड यूज़ इट टुडे। इससे क्या है, ट्रांसलेशन का जो है उत्थान हुआ, जैसा कि हम आज देख पा रहे हैं। द स्टोरी ऑफ ट्रांसलेशन डेट्स बैक टू द 3rd millennium BC. द बेबीलोन ऑफ Humberbay's day 2100 BC was a polyglot city, and much of the official business of the empire was made possible by writers who translated edicts into various languages. In India too, our first writers were translators. Free translation and adaptations of epics like Ramayana and Mahabharata have shaped Indian literature in a big way. Moreover, Indian literature until the 19th century consisted mainly of translations, adaptations, interpretations, and retellings. Translation of literary works and knowledge texts on medicine, astronomy, metallurgy, travel, shipbuilding, architecture, philosophy, religion, and poetics from Sanskrit, Pali, Prakrit, Persian, and Arabic enhanced our awareness of the world. जो ट्रांसलेशन की स्टोरी है, हम कह सकते हैं कि 3rd millennium BC से जो है वो शुरू हुई थी। बेबीलोन ऑफ हैमरबाइज डे 2100 BC से ये शुरू हुई थी, और जो है बहुत सारे ऑफिशियल बिजनेस थे जो उस एम्पायर के, वो जो है राइटर्स थे जो कि ट्रांसलेट करते थे दूसरी भाषाओं से। भारत में भी हम कह सकते हैं कि हमारे फर्स्ट राइटर्स जो थे वो अनुवादक ही थे। फ्री ट्रांसलेशन जो है वो एपिक्स, जो कि हमारे महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उनकी ट्रांसलेशन भी जो है वो इंडियन लिटरेचर को शेप करती है बहुत ही बड़े तरीके से। और हम कह सकते हैं कि जो इंडियन लिटरेचर है वो 19वीं शताब्दी तक जो है वो मेनली ट्रांसलेशन बेस्ड ही था, जहाँ पर कि अडप्टेशन, दूसरी भाषा से ली गई चीज़ें इंटरप्रेट किया गया, उनको दोबारा से बताया गया अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में या भारत की अलग विभिन्न भाषाओं में। ट्रांसलेशन जो है लिटरेरी वर्क्स की और नॉलेज टेक्स्ट्स की, मेडिसिन से रिलेटेड है, वो चाहे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, वो चाहे मेटालर्जी से रिलेटेड है, वो चाहे ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर है, फ़िलासफ़ी है, वो जो है दूसरी भाषाओं से, संस्कृत में, पाली, प्राकृत, पर्शियन, अरेबिक में जो है वो कन्वर्ट किया गया, और इन भाषाओं से भी दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है। इंडिया इज़ मल्टीलिंगुअल कंट्री वेयर ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली ऑन एन इक्वल बेसिस, बट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूज़। जैसे कि हम जानते हैं हमारा भारत देश है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा है।
जो कि इसके साथ साथ लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में फिर भी इंग्लिश का डोमिनेंस जो है, इंग्लिश का वर्चस्व जो है वो जारी है। Over the years, English has become the only means of communication in all political, business and educational affairs. सालों के बाद भी इंग्लिश जो है वो आज के दिन भी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, अगर एजुकेशन का हम कोई काम करते हैं तो यही भाषा का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश भाषा का। Hence, it is essential that we understand English and our mother tongue to be able to connect to our own communities in the immediate environment as well as other cultural communities in the outer environment. जैसा कि हम जानते हैं, यह आवश्यक है कि हमें इंग्लिश भाषा और अपनी मदर टंग, मातृभाषा भी आनी चाहिए, ताकि हम जो है अपनी कम्युनिटी के साथ साथ बाहर के एनवायरनमेंट से भी जुड़ सकें, अपनी कल्चरल कम्युनिटीज़ के साथ साथ बाहर के एनवायरनमेंट की जानकारी भी ले सकें। हियर कम्स द रोल ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पर ट्रांसलेशन की अत्यंत आवश्यकता है, इसके बिना यह नहीं हो पाएगा। तो अनुवाद की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ साथ बाहर की संस्कृति को भी जानें, अपनी संस्कृति का भी लोगों को बाहर ज्ञान दें। ट्रांसलेशन अलाउज़ डिफरेंट कल्चर्स टू कनेक्ट, इंटरेक्ट एंड एनरिच वन अनदर। अब जो ट्रांसलेशन है वो क्या करती है कि एक कल्चर के इंसान को दूसरे कल्चर के इंसान से बात करना सिखाती है, और एक दूसरे को इस तरीके से हम बहुत समृद्ध कर सकते हैं कल्चर के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, ट्रांसलेशन के थ्रू। In the Indian situation, the role of translation is very significant as it is the home of people speaking 22 recognized languages and hundreds of मदर टंग्स एंड डायलैक्ट्स। अब भारत की जो सिचुएशन है उसमें क्या है, ट्रांसलेशन का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 22 के करीब ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसके अलावा तो पता नहीं कितनी ही तरीके की भाषाएं और भी बोली जाती हैं। एवरी डे इन बिजनेस and office communication we are required to make use of English and one of our mother tongues to communicate with people। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है, ऑफिस में हमें बातचीत करनी है, संचार का माध्यम है, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर संचार करना है तो हमें क्या है, इंग्लिश और अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ताकि हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें। सो वी आर बाइलिंगुअल्स बाय डिफ़ॉल्ट। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही हम लोग बाइलिंगुअल हैं, द्विभाषी हैं। एंड यूज़ ट्रांसलेशन एज मीन्स टू कम्युनिकेट। और ट्रांसलेशन को हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ऑटोमेटिकली नेचुरल है यह प्रोसीजर, क्योंकि सबको कम से कम 2 या 3 भाषाएं आती ही होती हैं। इट इज़ थ्रू ट्रांसलेशन दैट पीपल इन द पेरिफ्री एंड द सेंटर, द डोमिनेंट एंड द डोमिनेटेड कल्चर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो ये ट्रांसलेशन की वजह से ही है, ट्रांसलेशन के लिए की तरफ से ही हम कर सकते हैं कि पीपल जो पेरिफ्री, बाहर आउट बाउंड्री पर हैं या सेंटर में हैं, डोमिनेंट हैं या डोमिनेटेड कल्चर्स के लोग हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन से दैट इंडिया वुड नॉट हैव बीन अ नेशन विदाउट ट्रांसलेशन, एज वी यूज़ ट्रांसलेशन टू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेशन कीप्स अस यूनाइटेड एज ए नेशन। हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक नेशन नहीं बन सकता अगर ट्रांसलेशन ना हो तो, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं और हर स्टेट में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो एक नेशन की तरह यूनाइटेड रहने के लिए भी हमें अनुवाद की, ट्रांसलेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने जो है डिस्कस किया है अभी तक मीनिंग और डेफिनेशन क्या है ट्रांसलेशन की, नेचर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसलेटर क्या है, स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल क्या है फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन में, ये हम अभी आगे भी। तो यह सब हमने सीखा कि ट्रांसलेशन क्या है, इसका नेचर क्या है, अलग अलग लोग ट्रांसलेशन के बारे में क्या कहते हैं, एक ट्रांसलेटर का रोल क्या रहता है ट्रांसलेशन में, डिफरेंट कल्चर्स जो हैं उनका क्या रोल है ट्रांसलेशन में। अगर अब हम सम अप करते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि ट्रांसलेशन को हिंदी में हम कहेंगे अनुवाद। यह अत्यंत आवश्यक है और यह किसी भी प्राणी के जीवन में ऑटोमेटिक, नेचुरल है। अगर हम कहें कि नहीं मुझे ट्रांसलेशन नहीं आती है तो यह गलत होगा। जो अब तक हमने पढ़ा उसमें यह आया है कि हर प्राणी बाइलिंगुअल है, जबकि मैंने तो देखा है कि बहुत से लोग 3 भाषाओं का ज्ञान भी रखते हैं। और जब कोई बात समझानी हो किसी दूसरी भाषा के व्यक्ति को, या मदर टंग में, जब मातृभाषा में जब हम समझाते हैं दूसरे व्यक्ति को कोई भी बात, तो वह जल्दी समझ जाता है अगर उसकी मातृभाषा भी हमारी भाषा, मातृभाषा के समक्ष ही है तो।
तो हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। ट्रांसलेशन को हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में नहीं बांध के रख सकते हैं। इसकी एक परिभाषा हम नहीं कह सकते हैं कि यह अनुवाद की परिभाषा है ही। कुछ लोग इसको आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत स्किल्स की ज़रूरत होती है, कौशल की आवश्यकता है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि नहीं, यह तो बहुत साइंटिफिक चीज़ है। साइंटिफिक कैसे है? क्योंकि इसमें रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी हम ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो एक भाषा से, सोर्स लैंग्वेज से दूसरी भाषा टारगेट लैंग्वेज में जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो हमें दोनों भाषाओं की ग्रामर का ज्ञान होना, दोनों भाषाओं की व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन आर्ट और क्राफ्ट के साथ साथ साइंस का काम भी है। यह साइंटिफिक भी है, इसमें आर्ट और क्राफ्ट की आवश्यकता भी है। तो ट्रांसलेशन की ये बात हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि ट्रांसलेटर का क्या रोल है। ट्रांसलेटर का रोल बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से भरा हुआ है। यह बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि जब एक ट्रांसलेटर सोर्स लैंग्वेज, एक भाषा से दूसरी भाषा में, टारगेट लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का अनुवाद करता है। आप मान लीजिए कि कोई एक हमारा कोई ऐसा कागज़ है जो ट्रांसलेट करना है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही अगर है और ट्रांसलेटर उसको अगर ज़िम्मेदारी से नहीं अनुवाद करता है तो उसका अर्थ बदल जाएगा। अर्थ बदलने पर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, अनुवाद की प्रक्रिया, अपना महत्व जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका महत्व। तो वो ट्रांसलेशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब है कि जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनल है, वो उसका मतलब जो है वो वैसा का वैसा ही दूसरी भाषा में हमें दिखाई पड़े। अगर उसका अर्थ ही बदल जाता है तो वह ट्रांसलेशन नहीं है। इसलिए ट्रांसलेटर का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वह गड़बड़ करता है अनुवाद करने में तो उस ट्रांसलेशन का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। और एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम अनुवाद करते हैं तो हमें दोनों भाषाओं की संस्कृति और वहाँ की पूर्ण तरीके की भाषा का, हिस्ट्री का, इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि अगर ट्रांसलेशन में हम एक भाषा की संस्कृति और इतिहास को दूसरी भाषा के इतिहास और संस्कृति में मिलाकर बना देंगे तो ट्रांसलेशन का जो उद्देश्य है वह समाप्त हो जाता है। तो अगर हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन हिंदी में कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि इंग्लिश की जो संस्कृति और इतिहास रहा है उसको हम हिंदी की संस्कृति और इतिहास के हिसाब से बदल दें, तो वह गलत होगा। तो वहाँ पर ट्रांसलेशन का काम जो है वो गलत हो जाता है और ट्रांसलेटर जो है वो इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना कहलाएगा। तो इसको ध्यान में रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके बाद हमने बात की थी कि ट्रांसलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, स्कोप क्या है ट्रांसलेशन का। तो जैसा कि हमने विभिन्न स्लाइड्स में देखा, ट्रांसलेशन का स्कोप बहुत है, इम्पोर्टेंस बहुत है आज के युग में, क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है कि हम एक स्थान पर रहकर ही कोई काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम कर सकता है। आज के समय के हिसाब मांग है ये, आज के समय की मांग के हिसाब से हमें कोई निश्चितता नहीं है कि हम एक ही स्थान पर रहकर काम कर पाएँ। अगर हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो हमें उस स्थान की संस्कृति की, उस स्थान की भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उससे क्या होगा कि हम ट्रांसलेट कर पाएंगे, हम अपनी बात को दूसरे के सामने रख पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर इसका सबसे अत्यधिक महत्व आज के दिन हम कह सकते हैं एयरलाइंस में है। अलग से जो है पोस्ट्स क्रिएट की जा रही हैं ट्रांसलेटर्स की, जिसको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होता है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है आजकल जॉब्स में। फिर ट्रैवलिंग में जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलिंग का जो काम करते हैं, या फिर गाइड है कोई, तो उसके लिए तो ट्रांसलेशन जो है वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो अपने टूरिस्ट्स को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। अगर उसको उसकी भाषा भी आती है तो वो अपनी संस्कृति से उसको अवगत करवा सकता है। क्रूज़ेज़ में काम करने वाले लोग हैं, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी शुरू हुई है, मेडिकल टूरिज़्म।
ये क्या है कि दूसरे देश के लोग भारत में आकर या भारत के लोग दूसरे देश में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। ऐसा इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर सूटेबल लगता है पैसे के हिसाब से या वहाँ की सुविधा के हिसाब से। तो ये भी कब संभव हो पाएगा जब लोगों को ट्रांसलेट करना आता होगा एक भाषा से दूसरी भाषा में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के युग में। आज हमें अगर दूसरे देश की संस्कृति की भाषा का ज्ञान करना है तो हमें पता चलना चाहिए कि ट्रांसलेशन क्या है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।